नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां धामी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिला है। हरिद्वार भूमि घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया। 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की गई है। तो देखिए, हरिद्वार भूमि घोटाले में अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। धामी सरकार का सबसे बड़ा प्रहार। हरिद्वार भूमि घोटाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। तो देखिए, गाज गिरना तो तय है और 10 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरिद्वार भूमि घोटाले मामले में ये बड़ा एक्शन धामी सरकार का देखने को मिल रहा है। 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है और इसके साथ ही तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट की सिफारिश। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के साथ बैठक की। राज्य में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल सुविधाओं से पर्यटन, तीर्थ यात्रा, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया और टनकपुर बागेश्वर, कर्णप्रयाग बागेश्वर, साथ ही किच्छा खटीमा रेल लाइनों पर भी तेजी से काम आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। तो रेल परियोजना पर तेजी से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। रेलवे विस्तार से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में रेलवे परियोजनाओं को लेकर बड़ी बैठक हुई। रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोर दिया और ये निर्देश दिए कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। वहीं बागेश्वर में आधुनिक राज्य अतिथि गृह बनाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को अब तेजी मिल गई है। वहीं राज्य संपत्ति विभाग ने इस परियोजना पर काम तेज कर दिया है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परियोजना की रिपोर्ट यानी डीपीआर जल्द तैयार किया जाए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यह अतिथि गृह बागेश्वर के ग्राम ठेला पालन में लगभग 45 नाली भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्याप्त कमरे, बैठक कक्ष और पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। अधिकारियों को कहा गया है कि भवन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। सभी जरूरी अनुमतियां भी डीपीआर के साथ जोड़ी जाएंगी ताकि निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके। यह परियोजना जिले में आने वाले अतिथियों और अधिकारियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करेगी। डीपीआर जल्द तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। बागेश्वर में अब आधुनिक राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। डीएम के निर्देश पर आईएसबीटी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। लोगों का सर्वे और एनरोलमेंट भी किया गया है। एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। डीएम के निर्देश पर आईएसबीटी क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई की गई है। लोगों का सर्वे और एनरोलमेंट भी किया गया। एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। और वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में 26 जून को रुद्रपुर के गांधी मैदान में होने वाली खेत बचाओ अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कृषि, उद्यान और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच होगा। उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की सभी तैयारियों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम में उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत से करीब 9,500 किसान और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य शामिल होंगे, जबकि पंतनगर विश्वविद्यालय से भी लगभग
लगभग 1000 लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से कृषि विकास से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मंत्री ने पंडाल, सुरक्षा, भोजन और परिवहन जैसी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। गांधी मैदान में बड़ा किसान कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। हजारों किसानों की भागीदारी की तैयारी है। खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज की जा चुकी है और इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की और ये निर्देश दिए हैं कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जाए। हजारों किसानों की भागीदारी की भी तैयारी है। ऐसे में प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड नजर आ रहा है। गांधी मैदान में बड़ा किसान कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर हजारों किसानों की भागीदारी की तैयारी है और ऐसे में शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। खेत बचाओ अभियान की तैयारी तेज है। खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने पंडाल, सुरक्षा, भोजन और साथ ही परिवहन जैसी सभी जरूरी सेवाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसके लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की। एक बैठक के दौरान महत्वपूर्ण मंथन हुआ। तमाम जरूरी दिशा निर्देश कैबिनेट मंत्री की ओर से दिए जा चुके हैं। कृषि और विकास से जुड़ी प्रदर्शनी भी कार्यक्रम में लगाई जाएगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और बेहतर तरीके से किस तरह से कृषि को आगे ले जाना है, खेती को आगे ले जाना है, तमाम चीज़ों का जिक्र भी इस प्रदर्शनी में किया जाएगा। और इसी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और वहीं देहरादून में 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6000 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर विजिलेंस की टीम भी तैनात रहेगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परीक्षा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराई जाएगी। लापरवाही बरतने पर प्रशासन का रुख सख्त देखने को मिल रहा है। देखिए 21 जून को री एग्जाम होना है नीट का और ऐसे में प्रशासन का ये दावा है और ये कोशिश है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इस दौरान, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करने का काम शुरू किया जा चुका है। नीट परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें और दुरुस्त किया जा रहा है। प्रशासन की पैनी नजर है और ये भी साफ कहा गया कि अगर लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों पर विजिलेंस की पूरी नजर रहने वाली है, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और पारदर्शिता के साथ परीक्षा पूरी हो। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी राज्यों को इसके लिए संबंध में चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की तरफ से भी जो डायरेक्शन दिए गए थे, तो इसके बाद में हम लोगों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, तो हमारे 16 सेंटर में लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें सिंसियरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्रॉपरली फॉलो करवाए जाने को लेके हमने सेंसिटाइज भी कर दिया और अकॉर्डिंगली हमारी विजिलेंस रहेगी 24/7। 21 जून को नीट यूजी परीक्षा होनी है और ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन ये भी साफ कहा गया कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी विजिलेंस की पूरी नजर तो परीक्षा केंद्रों पर है ही, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लापरवाही भारी पड़ेगी अगर किसी ने भी वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने कुछ जिलों में अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और जिन जिलों में मरीजों की सामान्य जांच 60% से कम है वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले एक सप्ताह में सभी जिलों में मरीजों की 100% स्क्रीनिंग पूरी की जाए और इसके लिए संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने डीजी हेल्थ को रोजाना अभियान की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य को लेकर भी निर्देश दिए और कहा कि गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण और एएनसी जांच बढ़ाई जाए ताकि हाई रिस्क मामलों की पहचान और साथ ही बेहतर प्रबंधन हो सके। उन्होंने दूरस्थ इलाकों की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम्स में शिफ्ट करने और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मातृ स्वास्थ्य और एएनसी जांच बढ़ाने पर प्रशासन जोर दे रहा है। टीबी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि 60% से कम स्क्रीनिंग पर कार्रवाई होगी। एक हफ्ते में 100% टीबी जांच करने के निर्देश दिए और साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम्स में शिफ्ट करने और साथ ही बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी बैठक के दौरान जोर दिया गया। ऐसे दूरस्थ इलाके जहां से पहुंचना समय पर संभव नहीं है या हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण और साथ ही एएनसी जांच बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। और वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की केंद्र पोषित योजनाओं, नाबार्ड और अन्य योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने त्रैमासिक लक्ष्य तय करने और उन्हें जल्द IFMS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी आजीविका से जुड़ी योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज से अधिक लागू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सके। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। सिंचाई विभाग को बांध परियोजनाओं की समय सीमा तय करने और काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग को 4 धाम यात्रा मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और उनकी जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 4 धाम मार्गों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी है। साथ ही ये भी कहा गया कि इन स्टेशन को गूगल पर चिन्हित किया जाए, गूगल पर इसकी जानकारी अपडेट की जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वहीं वाइब्रेंट विलेज में आजीविका योजनाएं बढ़ाने पर भी प्रशासन का जोर देखने को मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर प्रशासन लगा हुआ है। और वहीं झंडा बाजार के मालियान मोहल्ले से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया। यहां एक 17 साल के लड़के पर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। जैसे ही इस घटना की खबर इलाके में फैली, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर अपनी नाराजगी जताई। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू नाम से दुकान चला रहा था। अब इसी बात को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल भारी पुलिस बल वहां तैनात है और अधिकारी उग्र भीड़ को समझाने और शांत कराने की कोशिश में जुटे हुए ताकि इलाके में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तराखंड के देहरादून का एक पूरा मामला सामने आया जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तनाव तब ज्यादा बढ़ गया जब लोगों को ये सुनने में आया कि आरोपी नाम बदलकर दुकान चला रहा है, यानी अपनी पहचान छिपाकर निवास कर रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं देहरादून में मानसून से पहले रिस्पना नदी को साफ और बेहतर बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि रिस्पना नदी के लिए पहले सरकार की ओर से तैयार किए गए प्लान का अध्ययन किया जा रहा है और इसी के
आधार पर अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नदी की सफाई, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए नगर निगम और वन विभाग मिलकर काम करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य नदी को स्वच्छ बनाना और उसके प्राकृतिक स्वरूप को फिर से स्थापित करना है। माना जा रहा है कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहर की जल निकासी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जैसे कि आपको ध्यान के पहले भी इस तरह क्लीन करने के लिए प्लान किया गया था, तो इस लाइन पर सबसे पहले तो जो प्रीवियस प्लान था उसको स्टडी किया जाएगा और उसमें जहाँ जो शॉर्ट थी या जो हमारी लैंड उसके अकॉर्डिंगली कैसे बेटर बनाया जा सकता है और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा जिसमें नगर निगम का मेन रोल रहेगा। सिमिलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक मेजर रोल होगा कि कैसे फंड्स की वसूली की जानी, कंजर्वेशन की जानी, सारी चीजों पर मैनेजमेंट प्लान करके ट्राई करेंगे तो वहीं रुद्रप्रयाग में एक सड़क हादसा हुआ। बजीरा जखोली मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने वाहन में फंसे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला और इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में घायलों का उपचार जारी है। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बजीरा जखोली मोटर मार्ग पर वाहन अनियंत्रित हुआ और इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। 200 मीटर नीचे खाई में गाड़ी गिर गई। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मदद के लिए पहुंचा। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर वाहन को बाहर निकाला है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन ये खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासन तक पहुंची, तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर घायलों को मदद पहुंचाई गई। वहीं नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में इन दिनों स्थापना दिवस को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया और नया भव्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। 23 जून को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब 15 जून से 23 जून तक यहां 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। भीड़ को देखते हुए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई, जैसे निकास द्वार को भी आवागमन के लिए खोला जाएगा और जूते चप्पल रखने की व्यवस्था मंदिर के बाहर की गई है। बता दें कि 23 जून को ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा, कन्या पूजन, हवन और साथ ही महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं शाम को भजन संध्या भी होगी। ये मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो 23 जून को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। श्री मां नैना देवी का मंदिर बहुत पुरातन है और इस झील को नैनीताल कहा जाता है और इसी के नाम पर इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा है। और 1883 में ये मंदिर स्थापित हुआ था। उससे पहले इसका मूल मंदिर था वो दब गया था। वो बहुत बड़ी घटना 1880 सितंबर की हुई थी। नैनीताल की सबसे बड़ी वो दुर्घटना रही, जिसमें 151 लोग मारे गए थे। फ्लैट्स बना और तमाम वहीं उत्तरकाशी जिले में स्थित गरतांग गली और नीलांग घाटी अब उत्तराखंड के नए रोमांचक पर्यटन केंद्र बन गए हैं। पिछले 2 महीनों में यहां 20,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क को 56 लाख रुपए से अधिक का राजस्व मिला है। गरतांग गली लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक रास्ता है, जो पहले भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये रास्ता 1962 के बाद बंद हो गया था और लंबे समय बाद 2021 में इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। नीलांग घाटी अपनी खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नजारों के चलते उत्तराखंड का लद्दाख कहलाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फीली पहाड़ियों और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। 2 महीने में 20,000 से अधिक पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि ये रास्ता 1962 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोला गया, जिससे लोग यहां पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें।
तो वहीं टिहरी में मानसून को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। धाम यात्रा मार्गों पर बीआरओ की तैनाती भी की गई है जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टिहरी के अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मानसून को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है। तो मानसून को देखते हुए उत्तराखंड के टिहरी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। का राशन जो है 15 जून के बाद जो है शुरू हो जाएगा और लगभग 3 महीने तक रहता है। इसमें हमारे जनपद टिहरी गढ़वाल भी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में और हम जो है फुटहिल का भी हमारा क्षेत्र है तो इसमें काफ़ी संवेदनशीलता रहती है। तो हमारा कंट्रोल रूम जो है वैसे तो पूरा 12 मास रहता है तो लेकिन हम मानसून सत्र के दौरान इसको और जो है बड़ी विस्तार रूप में कर देते हैं और सभी विभागों के जो है कार्मिकों की इस पर ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरा हमने अभी जो है जनपद स्तर पर जो है 2 बार की बैठकें जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कर ली हैं और प्री जो मानसून की जो तैयारियां होती हैं उसके संबंध में सारे दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो 3 महीने का राशन जो है ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहां जो प्रभावित क्षेत्र है वो जो है डीएसओ के माध्यम से भेजा जा रहा है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 20 से 23 जून तक कई जिलों में बारिश, तेज हवा, आकाशीय बिजली और साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। खासकर पर्वतीय इलाकों में लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। विभाग के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। फिलहाल राज्य में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं और मानसून के अगले 4 से 5 दिनों में उत्तराखंड पहुंचने की संभावना नहीं है। तो देखिए, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यात्रियों को ये साफ तौर पर कहा गया है कि एक बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें और उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। पर्वतीय जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से ही अपना दिन प्लान करें। तो 19 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और मैदानी स्थानों पर भी कहीं कहीं हल्की वर्षा मिल सकती है। और उसके बाद 20, 21, 22, 23 में भी जो है उत्तराखंड में हल्की मध्यम एक्टिविटी कहीं कहीं से लेकर कुछ स्थानों पर मिलने की संभावना, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। आज की बात करें तो चेतावनी की बात करें तो जो उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद में आंतरिक जो जनपद है जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि कहीं कहीं मिलने की संभावना है। साथ ही तेज झोंकेदार हवाएं भी चल सकती जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।